ओके, नमस्कार। ठहरो, अब मैं अपनी फुल स्क्रीन ले लेता हूँ, फिर करता हूँ। नमस्कार, आपका स्वागत है समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट में। आज हम लोग जिस विषय पे बात करने जा रहे हैं वो है हमीरपुर का रण। आप जानते हैं हमीरपुर संसदीय क्षेत्र प्रदेश में अपनी एक अहम भूमिका रखता है, क्योंकि पूरे देश की निगाहें इस संसदीय क्षेत्र पे क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो इस समय भाजपा का जो एक बड़ा राष्ट्रीय चेहरा बन चुके हैं अनुराग ठाकुर, वो चुनावी मैदान में है। और अनुराग ठाकुर के सामने कांग्रेस ने एक माह के बाद लगभग अपना प्रत्याशी घोषित किया है। यहाँ पे कई नाम आए, कई बदले, और अब अंत में सतपाल रायजादा पे कांग्रेस ने अपना दांव लगाया है। अब क्या रहेगा हमीरपुर संसदीय क्षेत्र का पूरा रण? इस विषय पर बात करने के लिए आज हमारे बीच में हमीरपुर से हमारे दो वरिष्ठ साथी जो हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, जो कई सालों से पूरे हमीरपुर की इस पूरी की पूरी रणभूमि को कवर करते आए हैं, उन लोगों से बात करेंगे। सबसे परिचय करवाना चाहूंगा, हमारे सामने है अजय कुमार जो वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दूसरे हमारे साथी हैं प्रकाश ठाकुर जो वरिष्ठ पत्रकार हैं और वो पूरे हिमाचल को बड़े बेहतर तरीके से जानते हैं। सबसे पहले मैं बात करना चाहूंगा प्रकाश ठाकुर जी से। प्रकाश ठाकुर जी, आपने हमीरपुर को बहुत नजदीक से देखा है। इस बार के लोकसभा चुनावों में कांग्रेस की सरकार है, एक तरफ अनुराग ठाकुर जो एक राष्ट्रीय चेहरा बन के उभरे हैं। हमीरपुर में वर्तमान हालात में आपको हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में क्या राजनीतिक उठापटक नजर आ रही है? नमस्कार पंकज जी, आपके चैनल के सभी दर्शकों को नमस्कार। आप अनुराग ठाकुर हिमाचल प्रदेश ही नहीं, देश की राजनीति में एक जाना माना नाम है। और उनके पास जो देश का मीडिया से जुड़ा हुआ मंत्री का प्रभार होने के नाते वो पूरे देश और दुनिया की इस वक्त एक हॉट सीट है। और पिछले लंबे समय से अनुराग ठाकुर प्रतिनिधित्व कर रहे हैं हमीरपुर का। लेकिन या अनुराग ठाकुर जी की खुशकिस्मती कहिए या कांग्रेस की बदकिस्मती कहिए, उन्हें आज तक वो कभी मुकाबले का कैंडिडेट दे ही नहीं पाई। लगभग अनुराग ठाकुर एक तरफा बैटिंग कर रहे हैं और उसका वो लुत्फ भी ले रहे हैं। और उनकी जो लीड है वो हर इलेक्शन में बढ़ती जाती है। वो इसका एक प्रमाण है कि हमीरपुर में उनकी स्वीकार्यता बढ़ती जा रही है। और वर्तमान परिदृश्य में देखें तो हमीरपुर प्रदेश का सबसे गहन चुनाव होने वाला एक लोकसभा क्षेत्र है, कारण कि यहाँ पर सबसे अधिक उपचुनाव हो रहे हैं। हमीरपुर जिला में जो जो अनुराग ठाकुर जी का गृह जिला है, उसमें 2 उपचुनाव हो रहे हैं। उन्हीं के इस मुद्दे पे मैं थोड़ी देर में आऊंगा कि हमीरपुर में ये जो इतनी जगह बगावत हुई है, ये संयोग है या प्रयोग? इस मुद्दे पे पहले मैं एक हमीरपुर संसदीय क्षेत्र पे ही मैं रहना चाहूंगा। सेकंड फेज में हम लोग इस पे चर्चा करेंगे कि एक ही संसदीय क्षेत्र में इतनी बगावत क्यों। अपना में बहुत बड़ा सवाल है, लेकिन मैं जोड़ना चाहूंगा हमारे साथ अजय जी जुड़े हैं। अजय जी, आपका अनुभव क्या कहता है वर्तमान चुनावी परिस्थिति में? पंकज जी, अनुभव की बात नहीं, ये सत्ता और सियासत की बात है। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र एक ऐसा संसदीय क्षेत्र है जो कांग्रेस के लिए सिर्फ एक प्रयोगशाला है। हर मर्तबा कैंडिडेट लाए जाते हैं या थोपे जाते हैं। इससे ज्यादा हमीरपुर में कांग्रेस कुछ कर नहीं पाई है। 2008 से लेकर के आज 2024 में हम फिर हमीरपुर की बात कर रहे हैं और भाजपा का एकमात्र चेहरा है अनुराग ठाकुर। आप देखेंगे कि नरेंद्र ठाकुर भाजपा से लाए गए, उनको चुनाव लड़ाया गया। राजेंद्र ठाकुर को लाया गया, उनको राजेंद्र राणा को लाया गया, उनको चुनाव लड़ाया गया। रामलाल ठाकुर को यहां पर आजमा लिया गया, लेकिन नतीजा वही निकला, ढाक के 2 पात, कि भाजपा ही जीत रही है। और इस मरतबा सतपाल रायजादा को लेकर के आए हैं, लेकिन सतपाल रायजादा किसकी पसंद है, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल है। क्या वो वाकई ही चुनाव लड़ने के लिए उत्सुक हैं? और 17 विधानसभा क्षेत्रों में उनका इतना है बलबूता कि वो जीत जाएंगे, इसमें मुझे संशय है।
जी, तो बड़े स्पष्ट शब्दों में जिस तरह से प्रकाश जी ने कहा कि अनुराग ठाकुर एक तरफा बैटिंग कर रहे हैं और उसका वो मजा भी उठा रहे हैं, लेकिन सबसे पहले जो जिस तरह से यहाँ पे राजनीति शुरू हुई कि सतपाल रायजादा को मुख्यमंत्री ने कैंडिडेट घोषित कर दिया, फिर एकाएक मुकेश अग्निहोत्री, उनकी बेटी का नाम आया, फिर मुकेश अग्निहोत्री ने पंकज जी, सार्वजनिक रूप से कहा मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। पंकज जी, सतपाल रायजादा मुख्यमंत्री की पसंद हो सकते हैं, कांग्रेस कार्यकर्ताओं की पसंद है कि नहीं, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है। जी जी, प्रकाश भाई आप एक बात बताइए कि सतपाल रायजादा जिन पर मुख्यमंत्री इतना विश्वास जता रहे हैं, तो आपको क्या लगता है कि सतपाल रायजादा में ऐसी क्या खूबी नजर आती है, क्या वो पूरे हमीरपुर क्षेत्र के लिए स्वीकार्य हैं? पंकज भाई, इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि आज कांग्रेस के बड़े नेता हमीरपुर ही नहीं पूरे प्रदेश में चुनाव लड़ने से पीछे हट रहे हैं। आप विक्रमादित्य को या केडी सुल्तानपुरी जी के सुपुत्र विनोद सुल्तानपुरी जी को छोड़ दीजिए, हम कांगड़ा में भी और हमीरपुर में भी दूसरे लोगों के नाम सामने आए, बड़े लोगों के नाम सामने आए, विधायकों के नाम सामने आए, लेकिन किसी ने चुनाव मैदान में जाने से मना कर दिया। यहां पर भी मुकेश अग्निहोत्री और उनकी पुत्री का नाम चला, लेकिन पारिवारिक मजबूरियों के चलते उनके साथ जो परिवार के साथ बहुत बड़ी एक दुर्घटना हुई थी, उसके पीछे उन्होंने अपना चुनाव ना लड़ने के अपने मंतव्य जाहिर किए और अपनी विवशता भी जाहिर की कि वो इन परिस्थितियों में चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। लेकिन इसके अलावा कोई भी दूसरा जो बड़ा नाम चुनाव लड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। दूसरा भी अगर मुकेश अग्निहोत्री या सुखविंदर सिंह सुक्खू को वहां पर छोड़ दें, तो कोई एक ऐसा बड़ा और नाम इस लोकसभा क्षेत्र में कहीं नजर भी नहीं आता कि जिसको चुनाव लड़ाया जा सके। और दूसरी एक बात यह है कि चुनाव जब भी आते हैं तो पार्टियां एक बात करती हैं कि सर्वे हुआ है, लेकिन आप कार्यकर्ताओं से बात कीजिए तो जो 50-50 साल पुराने जिन्होंने अपनी जिंदगियां लगा दी, बोलती है पता नहीं कौन सर्वे करता है, कैसे सर्वे करता है, हमारी जिंदगी निकल गई, हमसे तो कभी किसी ने पूछा नहीं। तो ये सर्वे और ये भी अपने आप में एक सवालिया निशान है कि ये किन लोगों से पूछ कर किए जाते हैं और किसकी पसंद से ये कैंडिडेट आते हैं। ये तो आप भली भांति जानते हैं, राजनीति में मेरा तेरा और इसमें वो हमेशा ही हावी रहता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चुनाव में अनुराग ठाकुर के खिलाफ जा रहे थे, मान लीजिए सतपाल रायजादा ने स्वयं हामी भर दी कि वो चुनाव जाने के लिए तैयार हैं। बड़ा प्रश्न है कि अगर उन्हें ही कैंडिडेट देना था तो वो 1 महीने से फील्ड में थे, फिर उनको रोका क्यों गया? और जो उनका एक मोमेंटम बना हुआ था उस पर ब्रेक लग गई और करीब 20-22-3 हफ्ते उनको चुनाव मैदान से दूर रखने के बाद आपको फिर एकदम कह दिया जाता है कि आप फिर से जाइए और आप चुनाव लड़िए। अब जिस कैंडिडेट को आप पहले ये कह रहे थे कि ये चुनाव जीत नहीं सकता है, अब आप उसको फिर चुनाव मैदान में उतार रहे हैं, तो आप किस रणनीति के तहत जाएंगे और उनका किस तरह से बचाव करेंगे या किस तरह से उनको फील्ड में पेश करेंगे कि ये हमारा जिताऊ चेहरा है? यह एक बहुत बड़ा सवाल है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं प्रकाश जी। अजय जी, आपसे बात करना चाहूंगा कि सबसे पहले सर्वे, जहां तक मेरा अनुभव है सर्वे ज्यादातर होते नहीं है, लेकिन मीडिया घटता है सर्वे। मैं देख रहा हूं कि लगातार चाहे हम रिपोर्ट करें, कोई भी कर रहा है कि नया सर्वे होगा, ये सर्वे होगा। तो आपको क्या लगता है? 2 मुद्दे बहुत महत्वपूर्ण प्रकाश जी ने उठाए हैं, एक सर्वे और दूसरा पहले प्रत्याशी को घोषित कर दिया, उसके बाद उसका नाम वापस ले लिया गया, उसके बाद उसको दोबारा उतारा गया। ये 2 महत्वपूर्ण। पहले हम सर्वे में बात करते हैं, आपका अनुभव क्या कहते हैं अजय जी? ये जो हम राजनीतिक सर्वे कहते हैं, क्या ये होते हैं वाकई, या क्या वाकई पार्टियां करवाती है या मीडिया करता है? पंकज जी, सर्वे होते हैं या नहीं होते, ये तो कांग्रेस या भाजपा या दूसरे राजनीतिक दल बेहतर तरीके से बता पाएंगे, इसमें मैं ज्यादा जाना नहीं चाहता हूं। लेकिन मुझे जहां तक
समझ आती है। ये सर्वे सिर्फ नेता के इर्द गिर्द होते हैं। जो नेता के इर्द गिर्द हैं, नेताओं की जो पसंद है, वो ही टिकट के पाने में आगे निकलते हैं। दूसरे लोगों को मौके बहुत कम मिलते हैं, ये बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं। या तो फिर कोई बड़ा ही पॉपुलर या लोकप्रिय नेता कोई उभरता भी है तो वो इंडिपेंडेंट चुनाव जीतता है, बाद में वो इन राजनीतिक दलों में छलांग लगा देता है। तो सर्वे की तो बात छोड़ दीजिए कि किस सर्वे के आधार पर प्रत्याशी का चयन होता है, ये तो आता ही नहीं है। क्योंकि जिसके पास धन बल है और वह परिस्थितियों को मैनेज कर सकता है, वो टिकट लेकर के आ जाता है। कार्यकर्ता से लेकर के वोटर तक, मतदाता तक सिर्फ वोट देने का अधिकार बचता है और कार्यकर्ता के पास झंडा डंडा उठाने का अधिकार बचता है। इसके अलावा उसके पास दूसरा कोई अधिकार नहीं होता है। और मतदाता की कदर इस लोकतंत्र में मुझे जो फील होता है, मुझे जो समझ आता है, वो सिर्फ वोट देने तक है। उसके बाद उसके दुख तकलीफ की चिंता किसी को नहीं है। अगर ऐसा होता तो फिर ये दल बदल की राजनीति इस देश में ना होती, इस प्रदेश में ना होती। जी हाँ, अब आपने बात की है दल बदल की, तो जो प्रकाश भाई ने सबसे पहले जो मुद्दा उठाया था कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र है, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में 4 विधायक कांग्रेस के और 2 आजाद, कुल मिलाकर के 6 लोग बगावत कर देते हैं। तो हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में बगावत क्या ये संयोग है या प्रयोग है? सबसे पहले प्रकाश भाई आपसे समझना चाहूंगा, ये राजनीति में हमीरपुर में ऐसा क्यों हुआ? क्या ये संयोग है या प्रयोग है? इस पर आपका क्या लगता है आपको? पंकज जी, ये जो हमीरपुर है, ये कांग्रेस के लिए तो प्रयोगशाला रही है, लेकिन जब से ये आप ये कह सकते हैं कि पिछले चुनाव से भारतीय जनता पार्टी ने भी इसे एक नए प्रयोग के तौर पर प्रयोग करना शुरू किया है। यहाँ पर सबसे पहले सबसे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता प्रेम कुमार धूमल की आप हार देख सकते हैं, और उस पर प्रेम कुमार धूमल जी ने स्वयं ये कहा था कि इसमें कोई ना कोई बहुत बड़ी साजिश उनके खिलाफ हुई है, और उन्होंने इसकी जांच भी मांगी थी, लेकिन उनकी बात को बिल्कुल नहीं सुना गया। और उसी प्रयोग को फिर एक बड़े स्तर पर अंजाम दिया गया, और जिस तरह से पिछले चुनाव में वो प्रेम कुमार धूमल जी को के साथ हिसाब चुकता किया गया, मुझे तो लगता है कि यह एक प्रयोग इस बार अनुराग ठाकुर के खिलाफ किया गया है। और यह कोई एक संयोग नहीं हो सकता कि एक विधानसभा, एक लोकसभा क्षेत्र से ही इतने बागी हो जाएं। पार्टी के कैंडिडेट तो उठाए गए हैं। इसके अतिरिक्त 2 जो इंडिपेंडेंट हैं, वो भी आपको ध्यान रखना, वो भी इसी लोकसभा क्षेत्र के हैं। और सबसे बड़ा टारगेट जो किया गया है, मैं आपको रोक रहा, अजय भाई, ये जो एक ही संसदीय क्षेत्र से 6 विधायक, ये बड़ा खेला हो क्या रहा है? आपको क्या लगता है? वाकई इतने नाराज है, कोई बड़ा खेले का संकेत है? एक चीज पंकज जी, आपको एक चीज समझनी होगी कि कांग्रेस सरकार जब बनी, चीफ मिनिस्टर का चेहरा जब घोषित हो गया सुखविंदर सिंह सुक्खू, तो उसके बाद प्रदेश में क्या हुआ? सबसे पहला एक ऐसा व्यक्ति बनाया गया जिसको कैबिनेट रैंक दिया गया, और बाद में उसी के ऊपर ये आरोप लग रहे हैं कि इस बगावत के पीछे उनसे ही मनमुटाव लोगों का चलता रहा है। मोटे तौर पर आप देखेंगे कि बड़सर विधानसभा क्षेत्र से इंद्रदत्त लखनपाल कहां से निकले हुए हैं? कांग्रेस के रूटेड वो लोग हैं, कांग्रेस से निकले हुए हैं। और यहां तक है कि जब कांग्रेस के झंडे डंडे पोस्टर लगाते हुए रात हो जाती थी, खाना नहीं मिलता था, तो इंद्रदत्त लखनपाल जी खुद कहते हैं कि उन्होंने जो पोस्टर लगाने के लिए मटेरियल यूज करते थे, उसी को खा करके रातें गुजारी हैं। अगर ऐसा आदमी कांग्रेस को छोड़ करके बाहर निकल रहा है, तो उसमें भाजपा का कोई ज्यादा लेना देना दिखता नहीं है। कांग्रेस की जो अंदरूनी कला है, वो ज्यादा जिम्मेवार नजर आती है इन सारी चीजों के लिए। हाँ, मोटे तौर पर आप देखेंगे बड़सर से इंद्रदत्त लखनपाल जो हैं, वो कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पर 13,792 मतों से विधानसभा का चुनाव जीत करके आए थे। ऐसी परिस्थितियों में वो अगर छोड़ करके जाते हैं, जहां सुखविंदर सिंह सुक्खू, आप देखेंगे कि नदौन के हाल ये है कि वो कुल 3,363 मतों से जीत करके आए। ऐसा चेहरा अगर कांग्रेस को छोड़ करके जा रहा है, तो कांग्रेस को
बजाय ये कहने से कि ये बिक गए हैं लोग, ये अंदर देखना पड़ेगा, कांग्रेस को अपने अंदर झांकना पड़ेगा कि इन लोगों की ऐसी कौन सी मजबूरी थी जिसको लेकर के लोगों ने इतना बड़ा कदम उठा दिया। रही आपकी बात कि हमीरपुर में 4 लोग कांग्रेस के, 2 लोग इंडिपेंडेंट छोड़ करके चले जाते हैं, सरकार का समर्थन वापस लेकर के सीधे सीधे बीजेपी को ज्वाइन कर लेते हैं। इसका जवाब तो कांग्रेस पार्टी को इस चुनाव में भी देना पड़ेगा और बाद में भविष्य में भी, इतिहास में भी सारी चीजें दर्ज होंगी और जवाब तो उनका तब भी उनको देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के आप ये देखिए कि भाजपा यहाँ पर जो है वो जीत के मसौदे के साथ आगे बढ़ रही है और बहुत भयंकर तरीके से चीजों को मैनेज किया जा रहा है। हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम दोनों यहां से हैं, मंत्री यहां से हैं, बावजूद इसके 6 लोग भाग गए कांग्रेस को छोड़ करके। तो मजबूती कहां है? ऊपर से सतपाल रायजादा को पहले आप चुनाव मैदान में दौड़ाते हैं, फिर आला कमान कांग्रेस का कहता है कि सतपाल रायजादा कैसे जिताऊ हो गए जो विधानसभा का चुनाव नहीं जीत पाए। सतपाल रायजादा इस मरतबा जो है वो 1736 मतों से हारे हैं। आप अंदाजा लगाइए ना, उनको आप 17 विधानसभा क्षेत्रों में घुमा रहे हैं और कह रहे हैं कि ये अब हमारा प्रत्याशी है। 1 महीना पहले उनको आपने मना कर दिया। अब उनकी कांग्रेस आलाकमान की इन बातों पे कौन विश्वास करेगा, कौन मतदाता विश्वास करेगा कि वाकई सतपाल रायजादा जो है वो जिताऊ हो रहा है? और वो भी अनुराग ठाकुर के अगेंस्ट। अनुराग ठाकुर 2008 में से चुनाव लड़ रहे हैं और आज 24 हो गया है। हर बार उनकी जीत का आंकड़ा जो है, जो मार्जिन है, वो बढ़ता जा रहा है। यहाँ एक्सपेरिमेंट कर लिया आपने, भाजपा से लोग लाए, उनको चुनाव लड़ा दिया, घर की बगावत का फायदा उठाने की कोशिश कर ली, लेकिन रिजल्ट तो वही निकला कि भाजपा जीत रही है। 1996 में मेजर जनरल विजय विक्रम सिंह, इनके अलावा तो कोई दूसरा जीत नहीं पाया कांग्रेस से। ये अंतिम आदमी है जिन्होंने प्रेम कुमार धूमल को हराया था। उसके बाद तो यहाँ एक्सपेरिमेंट हुए हैं, भाजपा से लाए गए, कांग्रेस के भगाए गए और यही चलता रहा। अब आप देखिए कि कैसे जीतेंगे, कि कौन सा है। हमीरपुर से इंडिपेंडेंट जीते हैं आशीष शर्मा। आशीष शर्मा 12,899 यानी कुल मिलाकर के 13,000 वोटों से जीत गए हैं, जहां भाजपा और कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट जीत कर दिए उन्होंने। वो इंडिपेंडेंट जीतने के बाद, कांग्रेस का टिकट मांगने के बाद विधानसभा चुनाव में अब जाकर के भाजपा की झोली में चले गए हैं। कहां से लीड आएगी कांग्रेस को? कौन सा एक ऐसा संसदीय अजय भाई, डिबेट हमारी बहुत बढ़िया, पर आपकी ब्रेक आ रही है बीच में, आपका पॉज हो जा रहा है मैक्सिमम टाइम। ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि डिबेट बहुत हाई क्लास है, पर अब प्रकाश भाई स्ट्रॉन्ग हो गए, सिग्नल पहले ही लिखा जा रहा था और आपकी बिल्कुल जा रही है। वाईफाई नेटवर्किंग की प्रॉब्लम हो सकती है थोड़ा सा इसमें ना। आपने, मैं यही कहना चाह रहा हूं कि आप देखिए ना, देहरा से आप यहाँ देहरा से हैं होशियार सिंह राणा, इंडिपेंडेंट बीजेपी में जा चुके, 3,877 वोटों से जीते हैं इंडिपेंडेंट। बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट वहां जीतने की पोजीशन में नहीं बचे थे। आप कुल मिलाकर के सारे आंकड़े देखेंगे, राजेंद्र राणा है एक जो 799 मतों से जीते हैं, इंद्रदत्त लखनपाल 17,792 मतों से जीते, चैतन्य शर्मा गगरेट से 15,685 वोटों से जीते, पटलैट से 7,579 मतों से वोट जीत करके कांग्रेस के प्रत्याशी विधानसभा में पहुंचे थे और 1 साल में वो कांग्रेस को गुड बाय कह गए। ऐसी परिस्थितियों में कैसे बोल दें कि सतपाल रायजादा के लिए अब जो परिस्थितियां हैं वो अनुकूल होने वाली हैं? मुझे नहीं लगता पंकज जी की इस तरह की स्थितियां को बहुत अच्छी हैं कांग्रेस के लिए, खास करके इस संसदीय क्षेत्र में और इस चुनाव के दौरान। जी, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं कि वर्तमान में जो कांग्रेस के हालात है उनको देख के लगता है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस खुद ही तय नहीं कर पा रही थी कि उसे चुनाव सीरियसली लड़ना है या नहीं लड़ना है। ये तो हमीरपुर की बात हो रही है। टिकट आवंटन से पहले कांग्रेस हाईकमान ने हिमाचल कांग्रेस नेतृत्व से पूछी थी, उसमें सीएम भी आते हैं, प्रतिभा सिंह भी आते हैं, दूसरे जो डिप्टी सीएम है वो भी आते हैं। उनसे एक बात बड़ी सामने से पूछी थी उन्होंने कि ये बताया जाए कि सतपाल रायजादा में विनेबिलिटी कहां से आ गई जब वो विधानसभा का चुनाव 1.5 साल पहले नहीं जीत पाए हैं, तो 17 विधानसभा क्षेत्रों में वो चुनाव कैसे जीत पाएंगे? उसका आंसर क्या दिया ये तो हमें नहीं पता कि कांग्रेस हाईकमान को कैसे इस टिकट के लिए मैनेज किया गया, लेकिन परिस्थितियां तो उनके अनुकूल दिखती ही नहीं है ना। कौन सी परिस्थिति ऐसी बन गई? मैं आपकी बात से सहमत हूं प्रकाश भाई। इसी में आपको जोड़ते हुए मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या कांग्रेस जो सत्ता में है वो संसदीय चुनाव नहीं लड़ने के मूड में नजर आ रही थी? क्योंकि जो हालात हमें नजर आ रहे हैं प्रदेश में, सुखविंदर सिंह सुक्खू और मुकेश अग्निहोत्री दोनों उसी संसदीय क्षेत्र से आते हैं और हालात वहां ये हो जाते हैं कि
चेहरा नहीं मिलता, अंत में ऐसे आदमी पर दाव लगाया जाता है जो विधानसभा में हारा हुआ हो। तो क्या ये कांग्रेस के पास चेहरा नहीं था या सुखविंदर सिंह सुक्खू की व्यक्तिगत पसंद थी? पंकज भाई, इससे ये जो कांग्रेस की जो राजनीति है, इसको समझने के लिए हमें इस बात की ओर भी जाना पड़ेगा, क्योंकि कांग्रेस ने तो इसके लिए तैयारी ही नहीं की थी। कांग्रेस तो केवल लोकसभा चुनाव के लिए भी लाइटली जा रही थी, लेकिन कुछ ऐसा हिमाचल प्रदेश में घटनाक्रम हो गया कि उसे लोकसभा के साथ साथ सरकार बचाने की कवायद भी शुरू करनी पड़ी, और लोग जो चुनाव उसको 5 साल बाद होना था विधानसभा का, उसके लिए भी 4 उपचुनाव के लिए प्रत्याशी ढूंढने की कवायद करनी पड़ रही है। जो पार्टी वो ठीक तरह से लोकसभा चुनाव के लिए तैयार नहीं थी, उसके लिए अब ये आफत तैयार हो गई है विधानसभा चुनाव होने के नाते। इनकी आप गौर करेंगे तो कांग्रेस के पास 40 विधायक थे और एक बहुत बड़ी मेजॉरिटी में कांग्रेस थी। कांग्रेस तो इस तैयारी में थी कि वो 4 विधायकों को लोकसभा के चुनाव में लड़ाएगी, तो उसके बावजूद उनके पास 36 प्रत्याशी रह जाएंगे। अब कांगड़ा में देखिए, कांगड़ा में वो सुधीर शर्मा के ऊपर और आरएस बाली के ऊपर बात हो रही थी। कई महीनों से ये बात चल रही थी, एक दूसरे की तरफ दोनों नेता उंगलियां दिखा रहे थे। इसी तरह लोकसभा के लिए हमीरपुर में भी राजेंद्र राणा के ऊपर दांव खेलने की तैयारी हो रही थी, लेकिन मंडी में और आपने शिमला में तो देख ही लिया कि कांग्रेस ने कम विधायक होने के बावजूद भी दूसरे प्रत्याशी ढूंढने के बजाय 2 विधायकों को चुनाव मैदान में उतारा है। तो कांग्रेस की तो रणनीति ही विधायकों को चुनाव लड़ाने की थी। अब उनके पास नई आफत आ गई है, तो जिसके लिए वो तैयार ही नहीं थे। इसलिए कांग्रेस के पास जिताऊ उम्मीदवारों का अभाव है, और यही कारण है कि उनको एक हारे हुए उम्मीदवार को, जिसको पहले वो रिजेक्ट कर देते हैं, फिर उसी को दोबारा सिलेक्ट करके कि यही हमारा मेरिट वाला बच्चा है और अब इसी को आपने पास करवा, इसी को आपने आगे भेजना है। तो इस तरह की राजनीति हो रही है। और आप कांगड़ा में देखिए, कांगड़ा में उनको आनंद शर्मा को लाना पड़ा, जो पहली बार कांगड़ा पे चर्चा हम अगली बार करेंगे, लेकिन मैं इसलिए जोड़ रहा हूं कि अगर अनुराग ठाकुर के स्टेटस का चुनाव व्यक्ति देना था, वो तो आनंद शर्मा भी हो सकते थे। हाँ, कांगड़ा में तो बहुत अच्छा प्रत्याशी है कांग्रेस का, इससे में कोई दो राय नहीं है। तो वो अच्छा प्रत्याशी हमीरपुर के लिए भी तो हो सकता था। हाँ, आप सही बात कह रहे हैं। हमीरपुर में मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के चेहरे थे। तो प्रकाश भाई, आज की ये जो हमारी बात है, इसी पे खत्म मैं करना चाहूंगा कि कुल मिलाकर के ये जो लड़ाई है, ये सुखविंदर सिंह सुक्खू के प्रभाव और जिताऊ उम्मीदवारों के अभाव के बीच में होगी। और देखते हैं कि ये जो पूरी की पूरी सियासत है हमारी, ये किस और जाती है। और आपने ठीक बात कही, दोनों जो मेरे साथी हैं, कि हमीरपुर में अब सरकार किस दिशा में जा रही है वो समझ नहीं आ रही है, लेकिन अनुराग ठाकुर फिलहाल उसी गति से आगे बढ़ेंगे। और अब देखते हैं कि ये मुकेश और सुक्खू की जोड़ी क्या अनुराग के अश्वमेध यज्ञ को रोक पाती है या नहीं। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत आभार। कल एक और मुद्दे के साथ हम लोग जुड़ेंगे, और तब तक आप दीजिए हमें इजाजत। और आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट।